अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। स्टूडेंट्स, आज एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक के एंड पर मौजूद एक खुद तशखीसी सरगर्मी 13.1 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसको चूज़ करने के पीछे मेरा मकसद क्या है? स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक ऐसा सवाल मौजूद है जो बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा आ चुका है, इसलिए उसको समझाने के लिए मैं इसको एक अलहदा लेक्चर के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। तो चलें चलते हैं बोर्ड की तरफ और फिर वहाँ जाके बताता हूँ कि कौन सा ऐसा सवाल है जो इसमें से ज़्यादा मरतबा बोर्ड में टारगेट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंतहाई अहम है, और वो अहमियत इसलिए है क्योंकि आज हम एक ऐसा टेबल सॉल्व करेंगे जो कि सरगर्मी नंबर 1 है, और इसको मैं अलग से करवाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि इससे मुतल्लिक बहुत सारे सवाल, इसके अंदर से एक आधा सवाल बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये करेंगे कि हम इन तमाम क्वेश्चंस को जो टेबल के अंदर है उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में इस टेबल के अंदर से आ चुका है। तो हम खुद तशखीसी सरगर्मी करने लगे हैं। और ये इस चैप्टर की पहली है, तो ये 13.1 आप इसको कह सकते हैं। इस चैप्टर की पहली है तो आप इसको 1 भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 5 सवाल हैं और पहले 2 सवाल तो बड़े सिंपल से हैं और थ्योरेटिकल हैं, जबकि उसके बाद जो है वो कुछ थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। जो इसका पहला सवाल है उसमें सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ बता दें। कि कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। पहली बात कि कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स। और दूसरी बात ऑर्गेनिक है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला सकते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है कि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और दीगर एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि असल में मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तीसरी बात कि वो पॉलीहाइड्रोऑक्सी हैं, और पॉलीहाइड्रोऑक्सी के बारे में हमने पढ़ा था कि इनके अंदर काफी सारे OH पाए जाते हैं। और चौथी बात कि एल्डिहाइड्स हैं, या कीटोन्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन 4 पॉइंट्स को अगर हम मिला लें तो इस सवाल का जवाब बन जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें, ऐसे ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन, एक तारीफ बनती है कार्बोहाइड्रेट्स की कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सिर्फ इस जवाब के ऊपर इक्तफा नहीं कर सकते जब तक कि आप इसके अंदर कोई एग्जाम्पल या मिसाल नहीं देते हैं। तो इसमें मिसाल जो है वो ग्लूकोज की दी जा सकती है, लेकिन अगर हम ग्लूकोज की मिसाल देते हैं तो वो मैक्रोमोलिक्यूल वाले पॉइंट के ऊपर पूरा नहीं उतरता। लिहाजा एक ग्लूकोज से जो बेहतर मिसाल है वो स्टार्च है। तो स्टार्च इन सारे पॉइंट्स के ऊपर पूरा उतर जाता है। तो आप ग्लूकोज की मिसाल भी दे सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगी। आप स्टार्च की मिसाल भी दे सकते हैं, वो भी दुरुस्त है। तो ये इस टेबल के अंदर मौजूद पहला सवाल जिसको हमने सॉल्व किया। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि डाइसैकराइड्स के ख्वास पूछे जा रहे हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज पूछी जा रही हैं।
कि जो डाइसैकेराइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके ख़वास क्या है। तो चलिए आप इसको बिल्कुल यूं आगाज ना कीजिएगा। आप जब कभी भी अपना आंसर लिखते हैं, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आंसर जो है वो आपका प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो डायरेक्ट इसके जवाब पे आने से बेहतर है कि पहले आप डाइसैकेराइड्स के बारे में बताएं कि डाइसैकेराइड्स क्या है। तो आप हल्का सा एक लाइन में बताएंगे कि डाइसैकेराइड्स क्या है। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो दो मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। तो फिर हम इसके ख्वास पे चलेंगे। पहले हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं डाइसैकेराइड्स की, कि डाइसैकेराइड्स क्या है। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स से मिलकर बने, दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स से मिलकर बनते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइसैकेराइड्स कहा जाता है। तो चलते हैं इनके ख्वास की तरफ। तो इनके जो ख्वास हैं उसमें पहले नंबर पर हमने पढ़ा था कि ये सफेद रंग के होते हैं। दूसरी बात, ये क्रिस्टलाइन ठोस है। तो ये क्रिस्टलाइन ठोस है। क्रिस्टलाइन ठोस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो एक फिक्स्ड इंटरनल अरेंजमेंट रखते हैं। अंदरूनी अरेंजमेंट पार्टिकल्स का सेम होता है, फिक्स्ड होता है। तो इनका सफ़ेद रंग है, ये सफ़ेद रंग के क्रिस्टलाइन ठोस हैं। इसके अलावा पानी के अंदर हल नहीं होते, यानी पानी में हल नहीं होते, यानी पानी में इनसॉल्यूबल हैं। और अगर पानी में हल नहीं होते तो किसके अंदर हल होते हैं? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर इनको बेंजीन के अंदर हल किया जाएगा तो ये बेंजीन के अंदर हल हो जाएंगे, या फैट्स का एक सोल्यूशन बना के, या ऑयल्स जो लिपिड्स होते हैं उनमें इनको दाखिल किया जाए, शामिल किया जाए, तो ये हल हो जाते हैं। इसके अलावा इनके जायके की बात करें तो ये मीठा जायका रखते हैं। इसके अलावा इनकी नेचर की बात की जाए तो ये रिड्यूसिंग भी हैं। यानी इनके अंदर चंद एक मेंबर्स रिड्यूसिंग हैं और चंद एक नॉन रिड्यूसिंग भी हैं। तो इनके अंदर दोनों कैटेगरीज पाई जाती हैं, रिड्यूसिंग भी और नॉन रिड्यूसिंग भी। और चूंकि ये दो छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं तो इसका मतलब है कि इनकी हाइड्रोलिसिस भी की जा सकती है, यानी इनको हाइड्रोलाइज भी किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं इनके ख्वास। तो आप सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखेंगे डाइसैकेराइड्स की, कि डाइसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। आप इनके ख्वास लिखेंगे कि ये सफ़ेद रंग में होते हैं, क्रिस्टलाइन ठोस हैं, पानी में हल नहीं होते, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं, मीठा जायका रखते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग इफेक्ट दोनों होता है, चंद में रिड्यूसिंग और चंद नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, जबकि इन्हें हाइड्रोलाइज भी किया जा सकता है। तो ये हैं खसूसियात डाइसैकेराइड्स की। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो जो तीसरा सवाल है वो है कि आपसे कहा जा रहा है कि ग्लूकोज बनाने की जो इक्वेशन है, ग्लूकोज बनने की इक्वेशन, और कौन सी इक्वेशन? मतवाजन, बैलेंस्ड, मसावात। ग्लूकोज बनने की मतवाजन मसावात लिखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता रहा था, आप अचानक से फौरन ही इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पे ना चले जाया कीजिए।
आप सबसे पहले थोड़ा सा बताया करें कि ग्लूकोज बनता कैसे है, किस अमल के तहत बनता है। तो याद रखिएगा, आपने पढ़ा है कि पौधे इसको बनाते हैं एक प्रोसेस के जरिए जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस नामी जो प्रोसेस है उसके जरिए ये ग्लूकोज पौधों में बनती है। और इसको बनाने के लिए पौधे क्या करते हैं, आपने मैकेनिज्म पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसको आपस में मिलाते हैं। तो इसकी मतवाजन इक्वेशन क्या होगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा में से वो लेते हैं, पानी H2O इसको वो ज़मीन में से जड़ों के ज़रिए जज्ब करते हैं और इससे ग्लूकोज बन जाती है और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो हवा में वापस खारिज कर दी जाती है। जबकि ये सारा काम क्लोरोफिल की मौजूदगी में चलता है। क्लोरोफिल एक सब्ज रंग का पिगमेंट है जो पौधों में बिलखसूस उनके पत्तों में पाया जाता है और लाइट रोशनी के अंदर ये प्रोसेस चलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है वो इक्वेशन जिसके जरिए ग्लूकोज बनता है। अब इसको बैलेंस करना बाकी है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन आपको यहाँ नजर आ रहा है एक एटम है, जबकि यहाँ पर 6 एटम्स हैं। सो हमने नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर करने होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ 6 लगा देंगे। सो कार्बन जो है वो तो बैलेंस हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, 12, जबकि यहाँ पर है 2। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये 2 एटम्स 12 बन जाएं, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। इस तरह कार्बन भी 6 हो गए, हाइड्रोजन भी 12 हो गए। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आप टोटल देख लीजिए कितने हैं। यहाँ पर चूंकि ये 6 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 6 जब ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे 12, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 6 यहाँ पर, तो 12 और 6 18 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, जबकि इस साइड पर सिर्फ 6 हैं और यहाँ 2 हैं। तो 6 में हमें 12 असल में ऐड करने चाहिए, तो इसको भी आप 12 कर लें 6 लगाकर। इस तरह ये पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी। आप देख सकते हैं कार्बन भी 6 हैं, इस साइड पर भी 6 हैं। हाइड्रोजन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम करते हैं तो 12 है, तो यहाँ भी 12 हो जाएंगे और यहाँ भी 12 हो जाएंगे। ऑक्सीजन 12 यहाँ पर है और 6 यहाँ, तो 12 और 6 18 हो गए। इसी तरह 12 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो टोटल 18 हो जाते हैं। तो ये एक बैलेंस्ड मतवाजन मसावात फोटोसिंथेसिस की यानी ग्लूकोज बनने की है, जो मैंने आपके सामने लिखी है। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ डियर स्टूडेंट्स, और ये चौथा सवाल ही वो सवाल है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये बोर्ड के पेपर में टारगेट हो चुका है। और इसमें वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताना है हमने। आपको उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है, आपको उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने बड़ी तफसील के साथ टॉपिक में पढ़ा था। तो ग्लूकोज के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टॉपिक में कि ये एक पेंटा हाइड्रोक्सी है। पेंटा हाइड्रोक्सी, तो पेंटा हाइड्रोक्सी का मतलब है कि इसमें 5 OH होंगे और पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का मतलब है कि इसके अंदर एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप जो होगा मौजूद होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने की तरफ। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला है C6H12O6। इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन 6 यूं लीनियर फॉर्म में हम एक लाइन में बना देंगे। तो ये रहा कार्बन के 6 एटम्स, ये इसकी बैकबोन कहलाते हैं। तो ये कार्बन की एक चेन बन गई है जो उसकी रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करती है। डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये एक एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को बनाते वक्त हम या तो पहले कार्बन का इंतखाब करते हैं या आखिरी यानी चेन के एंड वाले कार्बन का इंतखाब करते हैं, ताकि उसके अंदर हम क्या लगा दें, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा दें एल्डिहाइड का। इन कार्बन एटम्स को कहा जाता है टर्मिनल कार्बन एटम्स। तो हम इन दोनों में से किसी एक को टारगेट करेंगे और उसके साथ एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे। ये रहा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया और साथ में हाइड्रोजन,
तो ये है एल्डिहाइड्स का एक खास फंक्शनल ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये पेंटा हाइड्रोक्सी है तो हर कार्बन के साथ हम एक एक OH लगाएंगे। तो ये रहा इसका OH। टॉपिक समझाते वक्त मैंने आपको बताया था कि एक OH को आप इस तरफ लगा दीजिएगा, सबके साथ एक एक OH लगा दिया। तो आप देखिए कि पेंटा हाइड्रोक्सी भी हो गया। 5 OH आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ऊपर एल्डिहाइड नजर आ रहा है। और अब बाकी बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए हम क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके साथ हम एक हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड्स हैं, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, जबकि इसके 2 बॉन्ड्स हैं तो इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन्स लगाएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और यही वो सवाल है जो बोर्ड के पेपर में इससे कबल आ चुका हुआ है। तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और वो कैसे आप कर सकते हैं? जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 2 से 3 या 4 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब ही ये मुमकिन हो सकता है। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहे हैं कि सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस अगर की जाए तो उसकी मतवाजन मसावात लिखें। यानी सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की मतवाजन मसावात जो है वो आपसे पूछी जा रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, सुक्रोज के बारे में आपको पता है कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब कि ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। तो जब भी आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये उन्हीं 2 कंपाउंड्स के अंदर टूट जाएगा। अब सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। आपने टॉपिक में पढ़ा कि ये एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज से बनता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इसकी आप हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लिख सकते हैं। सुक्रोज जिसका फार्मूला है C12H22O11, C12H22O11 इसका फार्मूला है। और इसके अंदर हम सिर्फ पानी शामिल करेंगे। लेकिन ये काम डियर स्टूडेंट्स, ये काम हमने पढ़ा था कि ये काम HCl किसी एसिड के बगैर नहीं हो सकता। इसमें हम आम तौर पे HCl डिल्यूट फॉर्म में डाल दीजिए, और इसके लिए एंजाइम, कोई एक एंजाइम जो है, जैसे अगर हम सुक्रोज को तोड़ रहे हैं तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज नाम का एंजाइम होता है। तो आप सिर्फ एंजाइम लिख दें, उसका नाम चाहे ना लिखें, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और ये टूटेगा और ये एक मॉलिक्यूल बनाएगा ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल बनाएगा फ्रुक्टोज का। तो आप इन दोनों में फर्क करने के लिए सिर्फ एक के साथ यहां पे ग्लूकोज लिख दीजिएगा और एक के साथ आप फ्रुक्टोज लिख दीजिएगा। सो इसमें हम फ्रुक्टोज साथ में मेंशन कर दें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था वो टेबल खुद तशखीसी सरगर्मी नंबर 1, और इसमें 5 सवाल थे और 5 सवाल में से जो चौथा सवाल है ये बोर्ड के पेपर में टारगेट हो चुका हुआ है, इसलिए हमने उसको बहुत तफसील के साथ किया। इनको एक दफ़ा अपनी बुक से भी देख लीजिएगा क्या क्या वर्डिंग्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी इस स्ट्रक्चर की बिलखसूस जो है वो प्रैक्टिस लाजमन कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने खुद तशखीसी सरगर्मी 13.1 को डिस्कस किया, एक टेबल जिसमें चंद एक सवालात मौजूद थे और उसमें से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है ये सबसे अहम था। तो हमने सीख लिया कि ग्लूकोज को किस तरीके से बनाना है, और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सबसे अहम बात हमने ये देखी कि वो एक पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है इसके ज़रिए ना सिर्फ आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बल्कि अगर आपको किसी और शुगर को बनाने का भी कह दिया जाए तो आप बना सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।